हेलो गर्ल्स। जैसा कि हाँ, मैंने कल बोला था आपको, एक पोएम हमारे फिनिश हो गई है और सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ का टेक्स्ट मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ व्हाट्सएप पे भी, और इस गूगल क्लासरूम में भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो आज जो है हम चूँकि टेक्स्ट मैंने भेज दिया, उसकी आपने रीडिंग कर ली होगी, तो आज इस पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले पोएम का नाम देख लेते हैं। नाम है द साम ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आप साम वर्ड देख रहे हो, ये साम वर्ड है, इसमें पी है स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं इसे मैं साम बोल रही हूँ, यानी पी साइलेंट है। इसके बाद एल है, एल भी साइलेंट है, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं इसे बोल रही हूँ साम। द साम ऑफ लाइफ। साम वर्ड का क्या मतलब है? सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ मतलब जीवन का गीत। इसके पोएट कौन है? H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है। अब साम ऑफ लाइफ यानी लाइफ के सॉन्ग में, सॉन्ग ऑफ लाइफ में क्या बताया होगा पोएट ने? इसमें हमें पोएट ने, इसकी जो थीम है इस पोएम की वो ये है कि लाइफ कैसी है, और इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तब हमें करना क्या चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और अपने हिस्से का काम करने के बाद फिर हमें वेट करना चाहिए रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो गॉड के हाथ में होता है। तो अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना है और फिर रिज़ल्ट के लिए बहुत पेशेंटली यानी धैर्य से रिज़ल्ट के लिए वेट करना है। ये इस पोएम में बताया हुआ है। अब इसके स्टैंजास देख लेते हैं। देखो बेटा, इसमें चार चार लाइन के आपको 1 2 3 4 स्टैंजास आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा, लेकिन एग्ज़ाम में जब आते हैं ये स्टैंजास तो ये 4 लाइंस ईच इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो पहले स्टैंजा से हम शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ ऑनेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. डिफ़िकल्ट वर्ड पहले देख लेते हैं। लाइफ आपको पता है, रियल आपको पता है, रियलिटी यानी सच्चाई, ट्रुथ। अर्नेस्ट का मतलब तो सिंसियर, सीरियस चीज़। सेकेंड लाइन में है ग्रेव शब्द। ग्रेव का मतलब है कब्र, जहाँ पर हम जो डेड बॉडी है उसको दफनाते हैं। गोल का मतलब होता है एम, उद्देश्य। डस्ट का मतलब है मिट्टी, धूल, सॉइल। दाव तुम के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है तू, लेकिन हम अब जो मॉडर्न इंग्लिश में है इसमें दाव शब्द यूज़ नहीं होता। पोएम पुरानी है तब दाव वर्ड यूज़ होता था पोएम्स में, तो इसका मतलब होता है तुम। ARTR, ये इसका मतलब आर ही है, ARE। टू डस्ट रिटर्न्स, फिर रिटर्न्स का मतलब आपको पता है, लौटना, वापस जाना। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, रूह, हमारा इनर सेल्फ। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। लाइफ क्या है? एक रियलिटी, एक सच्चाई है, कोई सपना नहीं है। सपनों की दुनिया में नहीं जीना, लाइफ की रियलिटी को समझना है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और लाइफ एक अर्नेस्ट चीज़ है यानी सीरियस चीज़ है। अब तो पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? लाइफ एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, इसे सीरियसली, सिंसियरली लिया जाना चाहिए। लाइफ कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव, कब्र, इसका गोल, इसका उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? किसी भी तरह से अपनी लाइफ को पूरा कर लेना, उसके बाद एक दिन मर जाना, ग्रेव में जाके डेड बॉडी का दफन हो जाना, यही लाइफ नहीं है। इसे हम जीवन का उद्देश्य नहीं कहते। मतलब बिना किसी पर्पज़ के अपनी लाइफ को जीते चले जाना और अंत में मर जाना, ये कोई लाइफ नहीं है। डस्ट दाउ आर, टू डस्ट रिटर्न्स। अभी इन्वर्टेड कॉमाज में बात है, तो एक बात कही जाती है कि डस्ट दाउ आर, तुम धूल थे, मिट्टी थे। टू डस्ट रिटर्न्स, और तुम मिट्टी में ही लौट जाओगे। कहते हैं ना ऐसा कि ये शरीर का क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में ही जाके मिल जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है, इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पोइट कह रहा है कि ये बात बॉडी के लिए कही गई है, शरीर के लिए। नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, हमारी सोल, हमारी आत्मा के लिए ये बात नहीं कही गई है। आपको इस पोएम को पढ़ते हुए, इस मीनिंग को सुनते हुए कहीं कहीं हमारे क्या ध्यान आ रहा होगा? गीता ध्यान आ रही होगी। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता है ना, आत्मा कभी नहीं मरती। तो कुछ कुछ वही मैसेज यहाँ पे है कि लाइफ एक रियलिटी है, लाइफ एक सच्चाई है, इसे सीरियसली लेना चाहिए।
मर जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, किसी भी तरह जीवन कंप्लीट करके मर जाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम धूल से या मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाकर मिल जाएंगे, ये बात शरीर के लिए कही गई है, ये बात सोल आत्मा के लिए नहीं कही गई। आई होप 4 लाइनें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं, राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। अर्नेस्ट शब्द को देखो, ये 3rd लाइन के लास्ट वर्ड रिटर्निस्ट से पूरी तरह से राइम हो रहा है, तो एक पेयर तो ये हो गया। इसके बाद है 2nd लाइन में गोल, और ये 4th लाइन के सोल से राइम कर रहा है। तो इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स के पेयर हैं, अर्नेस्ट रिटर्निस्ट और गोल सोल। तो ऐसा इस पोएम के हर स्टेंजा में है। एग्जाम के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, आप ध्यान देना। इस पोएम के हर स्टेंजा में 2 पेयर हैं। पहली लाइन तीसरी से राइम करती है और जो दूसरी लाइन है वो चौथी से राइम करती है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। नोट एन्जॉयमेंट एंड नोट सोरो इज़ अवर डेस्टिनाइड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। फिर पोइट कहता है कि नोट एन्जॉयमेंट एंड नोट सोरो। एन्जॉयमेंट मतलब आनंद उठाना, खुशियाँ। सोरो मतलब दुख। डेस्टिनाइड का मतलब डेस्टिनी में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ। एंड का मतलब अंत, और इसका एक दूसरा मतलब पर्पज़ यानी उद्देश्य भी है। वे मतलब तरीका। बट टू एक्ट, एक्ट का मतलब काम करना। ईच टुमारो हर अगली सुबह। फाइंड्स अस हमको पाती है, फार्दर आगे, देन टुडे आज से। ये इसके वर्ड्स का मीनिंग हो गया। अब टोटल मीनिंग ले लेते हैं। नोट एन्जॉयमेंट एंड नोट सोरो इज़ अवर डेस्टिनाइड एंड और वे। पोइट कहता है कि ना तो एन्जॉयमेंट खुश रहना, खुशियों में मगन रहना, नोट सोरो ना उदास रहना, ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। क्या नहीं हैं? हमारे जीवन को बिताने का वे, तरीका या एंड, पर्पस हमारे जीवन को बिताने का नहीं है। डेस्टिनाइड मतलब भाग्य में लिखा हुआ। मतलब क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं, जब खुशियाँ आती हैं, मिलती हैं, सुखी होते हैं तो बस खुश होते रहते हैं, और जब दुख आता है तो दुख में पड़े रहते हैं। पोइट क्या कह रहा है कि नहीं, खुशियों में, सुख के समय में और सोरो दुख के समय में हमें एक समान ही रहना है। उनमें रह के लाइफ की रियलिटी को भूल नहीं जाना है, ठीक है। ना तो सोरो हमेशा के लिए रहेगा, ना ही खुशियाँ हमेशा के लिए रहेंगी, है ना। तो हमारा जो भाग्य द्वारा लिखा हुआ जीवन को बिताने का तरीका है वो ये नहीं है कि हम खुशियों के समय खुशियों में मगन होते रहें, दुख के समय हम दुखी होकर बैठे रहें। नहीं, हम सच्चाई को समझें जीवन की। और क्या है फिर जीवन को सही बिताने का सही तरीका क्या है, वो ये है। डेस्टिनाइड वर्ड देखो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे भाग्य में तो यही लिखा हुआ है। अगर दुखी होते हैं तो कहते हैं भाग्य में दुखी लिखा था, और अगर खुशियाँ मिलती हैं तो भाग्य से सुखी है। नहीं, पोइट क्या कहता है, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। हमें तो एक्ट करना है, काम करना है, दैट ईच टुमारो, जिससे कि हर अगली सुबह, अगला दिन, फाइंड्स अस हमें पाए, फार्दर देन टुडे आज से आगे। भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, बल्कि हमें एक्ट, कर्म करते रहना है, ताकि हमारा हर आने वाला कल हमें आज से आगे पाए, मतलब आज से भी बेहतर हमारी लाइफ को हम बना सकें। इसके लिए किस लिए काम करना है हमें, ताकि हमारा हर आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, हम प्रोग्रेस कर रहे हो जीवन में, पीछे की तरफ नहीं जा रहे हो। 4 लाइन का मीनिंग समझ में आया। भाग्य के हिसाब से ये सोच के कि खुशियाँ हैं तो खुश हो लो और दुख है तो दुखी हो लो, ये जीवन बिताने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि काम करना, ताकि हमारी हर अगली सुबह, हमारा हर अगला दिन हमें आज से आगे की तरफ लेकर जाए, यानी हम आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखें लाइफ में, ये जीवन बिताने का सही तरीका है। इसमें भी राइमिंग वर्ड्स देखो, सोरो टुमारो से राइम कर रहा है और वे टुडे से राइम कर रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर हैं इसमें भी। 3rd स्टेंजा पे आ जाते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन केटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। इन द वर्ड्स दुनिया की, ब्रॉड विशाल, फील्ड मैदान, बैटल मतलब वॉर यानी युद्ध। बिवॉक का मतलब होता है टेम्परेरी रहने की जगह। बिवॉक वर्ड यहाँ पे क्यों आया, टेम्परेरी प्लेस ऐसा कुछ भी आ सकता था ना। बिवॉक एक मुश्किल का सा शब्द है, डिफरेंट है, मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको।
बीवॉक यानी टेम्परेरी रहने की जगह किसकी? सोल्जर्स की। आपको पता है जब सोल्जर्स कहीं पर भी अटैक करते हैं या करना होता है उनको, या किसी भी काम के लिए कहीं जाते हैं, तो वो हर जगह उनके घर तो होते नहीं हैं ना, वो घर बनाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेरी डेरा डालते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं उनके टेंट्स ही हो, कैसे भी रह लेते हैं वो। तो जो सोल्जर्स का, सैनिकों का जो टेम्परेरी रहने की जगह होती है उसको बीवॉक कहते हैं। अब इस वर्ड को यहाँ पे क्यों यूज़ किया पोएट ने, ये मैं अभी बाद में बताऊँगी। थर्ड लाइन में डम वर्ड आया। डम का मतलब स्टूपिड, मूर्ख। ड्राइवन मतलब भेड़, ड्राइवन मतलब ले जाए गए। कैटल मतलब पशु। जैसे जानवरों को एक चरवाहा जो होता है वो उनको हाथ के डंडे से लेके जाता है ना, तो वैसे ड्राइवन कैटल, चरवाहे द्वारा ले जाए गए कैटल यानी पशु। बी अ हीरो। हीरो का मतलब तो पता ही है, जिसकी आखिर में जीत होती है, जो बहुत ब्रेव होता है, तो हीरो से मतलब ब्रेव, बहादुर। स्ट्राइव का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। पूरा मीनिंग देखो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। पोइट्स ने कहा है कि ये जो वर्ड है, दुनिया है, ये कैसा है, ये एक बैटल यानी युद्ध के ब्रॉड फील्ड, बड़े से मैदान के जैसा है। दुनिया क्या है, युद्ध के बड़े से मैदान के जैसा है। और इसमें इन द बीवॉक ऑफ लाइफ, और हमारा जो जीवन है वो इसमें कैसा है, एक बीवॉक जैसे है, यानी टेम्परेरी रहने की जगह जैसे है। क्यों बोला टेम्परेरी? क्योंकि हमें हमेशा थोड़ी ना इस धरती पे रहना है, एक निश्चित टाइम के लिए हम इस वर्ल्ड में आए हैं, और जब अपनी एज पूरी हो जाएगी तो इस दुनिया से वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा रहने की जगह कैसी हो गई, लाइफ हमारी टेम्परेरी जगह हो गई। अच्छा, दुनिया को बैटल फील्ड यानी युद्ध का मैदान क्यों बोला है? क्योंकि दुनिया में हम हर टाइम स्ट्रगल ही तो करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। किससे फाइट करते रहते हैं? प्रॉब्लम से फाइट करते रहते हैं उनके सोल्यूशन के लिए। ठीक है। बी नॉट लाइक डम्ब। अब ये कह रहे हैं कि ये संसार एक युद्ध का मैदान है, इसमें जो हमारा लाइफ है वो हमारा अस्थाई, थोड़े समय के लिए रहने की जगह है। इसमें हमें क्या करना है, इस युद्ध के मैदान में डम्ब, मूर्ख नहीं बनना है। ड्राइवन कैटल, भेड़ों की तरह ले जाए जा रहे लोग नहीं बनना है, बल्कि बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। इस जीवन के स्ट्राइव, संघर्ष में, स्ट्रगल में हमें हीरो की तरह से एक्ट करना है। मतलब जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको हमें फॉलो नहीं करना बेवकूफ़ों की तरह से, कि किसी ने कुछ कह दिया वैसा ही हमें भी करना है। नहीं, हमें क्या करना है, जैसे एक हीरो पूरी बहादुरी से लड़ता है, अपनी पूरी टीम को भी लीड करता है और सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेता है, तो उसी तरह से हमें अपने लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनसे फाइट करना है पूरे बहादुरी के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ। ठीक है। इसमें मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। संसार एक युद्ध का मैदान है, इसमें हमारी जो लाइफ है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए हमें मिली हुई है, तो इसमें हमें जितने भी अपने लाइफ के संघर्ष करने हैं तो वो बहादुरी के साथ करने हैं, और हमें मूर्ख, ड्राइवन कैटल यानी भेड़ चाल में चलने वाले लोग, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे का कहा करने वाले लोगों में से हमें नहीं बनना। हमें अपनी राह खुद चुननी है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है। इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो बैटल, कैटल से राइम हो रहा है, और सेकंड लाइन का लाइफ, फोर्थ लाइन की स्ट्राइव से राइम हो रहा है। लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। पूरी पोएम को जो उसका मैसेज है उसे सम अप कर रहा है पोएट, यानी उसका सारांश इन 4 लाइनों में ले रहा है वो। लेट अस देन, तब हम क्या करें, बी अप, उठ खड़े हों, डूइंग, काम करें, विद अ हार्ट, एक ऐसे हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, फेट मतलब किस्मत, किस्मत में कुछ भी लिखा हो उसे एक्सेप्ट करना। स्टिल, हमेशा, अचीविंग, कुछ ना कुछ अचीव करना, प्राप्त करना। स्टिल परस्यूइंग, हमेशा, स्टिल यानी हमेशा, परस्यूइंग पीछा करते रहना। लर्न, सीखना। टू लेबर, लेबर मतलब मेहनत करना। एंड टू वेट, और फिर इंतज़ार करना। ये वर्ड का मीनिंग हो गया। अब मैं इन लाइनों का मीनिंग आपको बता देती हूँ। लेट अस देन, पोएट कहता है कि जब इतनी सारी बातें मैंने बता दी हैं तो अब क्या करना है, लेट अस देन, चलो फिर हम एक काम करते हैं, बी अप एंड डूइंग, उठ खड़े होते हैं। यानी अगर अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, अपनी लाइफ को ऐसे ही बिता रहे थे, तो उठ खड़े होते हैं, एक जिसे कहते हैं हम संकल्प लेते हैं, एक एम बनाते हैं अपनी लाइफ की, और डूइंग, काम करना शुरू करते हैं, उस एम को पूरा करने के लिए काम शुरू करते हैं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और हम एनी फेट, किस्मत में अब आगे कुछ भी लिखा हुआ हो उस सब को एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने का
हार्ट यानी दिल में जो हिम्मत है वो हम अपने जगा लेते हैं। ठीक है, हम किस्मत में कुछ भी लिखा हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी तरफ से अपना एक एम सेट करके, उद्देश्य बना के जीवन का उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, हमें क्या करना है, हमेशा ही अचीव, लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी उपलब्धि करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, स्टिल परस्यूइंग, और हमेशा अपने गोल को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को परस्यू करते रहना है, मतलब उसका पीछा करते रहना है, यानी अपने गोल को पकड़ के, अपने एम उद्देश्य को पकड़ के उसको पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है अपने उद्देश्य को। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और जब हम इतना कर लेंगे, यानी एक उद्देश्य सेट कर लिया, फिर उसे पाने के लिए पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो फिर लर्न टू लेबर, मेहनत करना तो हमने सीख ही लिया, तो मेहनत करना सीखना है इस तरह से, और टू वेट, और इसके बाद जो हमें सीखना है वो क्या है, वेट करना, यानी हमने अपना काम कर दिया, अब हमें वेट करना है रिजल्ट के लिए, यानी जिस उद्देश्य को पाने के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो हमें मिलता भी है या नहीं, ये तो अब गॉड के ऊपर है, हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो इस लास्ट लाइन में हमें एक्चुअली पोइट क्या बता रहा है, मेहनत करो और फिर क्या सीखो, वेट करना, यानी धैर्य रखना, पेशेंस की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर लेके आओ। 4 लाइन को फिर से एक बार देख लेते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो चलो फिर हम कोई एम अपनी सेट करते हैं लाइफ की, उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और किस्मत में कुछ भी हो, अब लाइफ में कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, डरते नहीं हैं अब हम। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, हमेशा हमें कुछ ना कुछ उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करती रहनी है, जीत हासिल करते रहना है कुछ ना कुछ, और अपने एम को, अपने उद्देश्य को परस्यू, यानी उसके पीछे लगातार लगे रहना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें मेहनत करना सीखना है, और उसके बाद पेशेंस, धैर्य रखकर रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना सीखना है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी पोएम। और लास्ट पोएम में, लास्ट स्टेंजा में डूइंग और परस्यूइंग आपस में राइम कर रहे हैं, फेट और वेट आपस में राइम कर रहे हैं। ठीक है, ये पोएम मैंने आपको सेंड कर दी थी पहले, तो आपको क्या करना है, इसकी जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में कॉपी कर लेनी है। उससे पहले आप ये टाइटल डाल लेना पोएम का, राइटर का नाम आप पोएम की 8 लाइन्स के बाद लिख सकते हो, इसको ऐसे ही याद करना है नाम को, HW लॉन्गफेलो करके। ठीक है, अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो स्टैंजास पे बेस्ड होते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, उन्हें आप कॉपी कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।